वर्ष 2800 में दो अंतरिक्ष यात्री अड्डम और जेक को उनकी अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से देखा जाता है। वे एक ग्रह अटारिस की ओर उड़ रहे हैं, जिसके बारे में यह अफवाह है कि वहां मानवों की एक बड़ी बस्ती है। पता चलता है कि एक घातक वायरस ने पृथ्वी पर महिलाओं को संतानहीन बना दिया है। इसलिए ये दो अंतरिक्ष यात्री मानवता के लिए एकमात्र आशा बचे हैं। उनका मिशन अटारिस की यात्रा करना, वहां महिलाओं को खोजना और उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए मनाना है। थोड़ी देर बाद जब अंतरिक्ष यान अटारिस के करीब होता है तो यह अजीब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अचानक अस्थिर हो जाता है। अडम और जेक अपने यान पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ हद तक सफल भी होते हैं, लेकिन यह फिर भी सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोनों अंतरिक्ष यात्री मामूली चोटें सहते हैं, लेकिन जेक की स्थिति अधिक खराब होती है। अडम जल्दी से उसे बाहर ले जाता है ताकि धुएं से उनका दम न घुटे। इसके बाद हमें अटारिस ग्रह का हवाई दृश्य दिखाया जाता है, जो चारों ओर बड़े बड़े चट्टानों के गठन के साथ एक बंजर भूमि है जहां वनस्पति का कोई संकेत नहीं है। इस बीच अडम जे के घावों का इलाज करता है और उसे एक फ्यूचरिस्टिक सिरिंज से इंजेक्शन लगाता है, जो उसे स्वचालित रूप से ठीक कर देता है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब तक उन्हें विश्वास था कि ग्रह पर जीवन केवल एक अफवाह है, लेकिन भौंकने की आवाज से उन्हें प्रेरणा मिलती है और अडम आवाज का पीछा करने लगता है। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद वह एक आदिम दिखने वाले लड़के के पास पहुंचता है, जो अपने कुत्ते को चिंतित नजर से पकड़ रहा होता है। अडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे लड़का कहता है कि सांपों के सिर पास है और भाग जाता है। दुर्भाग्यवश कुछ ही मिनटों बाद उसे सांपों के सिर पकड़ लेते हैं, जो वास्तव में आदिम सैन्य वेशभूषा में महिलाओं के रूप में दिखाई देते हैं। वे जल्दी से छोटे लड़के को बेहोश कर देते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं, जबकि उसका कुत्ता भाग जाता है। दूसरी ओर अडम अजीब जगह की जांच कर रहा होता है जब एक बड़ा भूख उसे हिला देता है। डर के मारे वह अपने हाईटेक घड्डी के जरिए जेक को तुरंत कॉल करता है और उसे क्षेत्र का जियो स्कैन लेने के लिए कहता है। इसके बाद अडम भूमि की और गहराई में चला जाता है। जब तक वह एक बड़े मंदिर के सामने नहीं पहुंच जाता, वह चुपके से अंदर घुसता है और वहां बड़ी संख्या में महिलाओं को देखकर चौंक जाता है। पता चलता है कि इस ग्रह पर महिलाएं सब कुछ नियंत्रित करती है, जबकि पुरुषों को गुलाम बनाया जाता है और उनमें से कुछ को प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है। मंदिर के अंदर महिलाएं अपने सर्प भगवान के लिए कुछ प्रार्थनाएं करती हुई दिखाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि धार्मिक महिलाएं एक पद से संबंधित है, जिसका नेतृत्व निडर टकसन करता है। तभी जमीन से सर्प भगवान भी प्रकट होते हैं, जो एक विशालकाय नाग होता है। इसके बाद हमें अटारिस ग्रह की रानी सुमेरु से परिचित कराया जाता है, जो पद के काम से कम प्रभावित दिखती है। इस बीच पहले वाला छोटा लड़का कमरे में लाया जाता है और अडम सदमे और डर के साथ देखता है। डक्सन खुलासा करता है कि लड़के को सर्प भगवान के लिए बलिदान किया जाने वाला है। ये सुनकर लड़के की बहन डव, जो रानी की सैनिकों में से एक है, टक्सन के पद सदस्यों से लड़ाई करने लगती है। यहाँ पता चलता है कि मंदिर के अंदर की महिलाएं दो गुटों में बटी हुई है, एक जो टक्सन के लिए काम करती है और दूसरा जो रानी का अनुसरण करता है। जब सभी देख रहे होते हैं, डव अकेले ही लड़ाई करती रहती है और अचानक सर्प भगवान नीचे आते हैं और एक पद सदस्य को निगल लेते हैं। क्रोधित टक्सन अपने महिलाओं को डव को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन रानी उन्हें रोक देती है, ये दावा करते हुए कि यह सिर्फ आत्मरक्षा थी। दोनों नेता अपनी बहस में लगभग उलझ जाते हैं, लेकिन तभी अडम, जो कोने में छुपा हुआ था, अपने दोस्त से कॉल करता है, जो कमरे में सभी को सतर्क कर देता है। टक्सन तुरंत अपने सैनिकों को उसके पीछे जाने का आदेश देती है, लेकिन अडम अपने हाइड गन का उपयोग करके एक विचलन उत्पन्न करता है और अराजकता के दौरान भाग जाता है। इस दौरान छोटा लड़का भी मंदिर से भागने में सफल हो जाता है। कुछ देर बाद अडम और छोटा लड़का मिलते हैं और इस ग्रह से बचने के लिए अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अडम के अंदर प्रवेश करने से पहले ही टक्सन की महिलाओं में से एक ने उसके पैर में गोली मार दी। फिर भी जेक और लड़के की मदद से वह अंतरिक्ष यान के अंदर घुसने में सफल होता है, लेकिन तीर विषैला प्रतीत होता है, जिससे वह धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। बाहर रानी अपनी सेना के साथ आती है और टक्सन के पद गैंग को जाने के लिए कहती है। पहले तो वे मानने से इनकार करते हैं, ये दावा करते हुए कि पुरुषों को मारना महिलाओं के लिए पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन जब सुमेरु दावा करती है कि वह रानी है और उसे सब पर अधिकार है, तो वे अनिच्छा से चले जाते हैं। इसके बाद रानी अंतरिक्ष यान में प्रवेश करती है और विदेशी लोगों का सामना करती है। फिर वह एक अटिवेनु निकालती है और अडम में इजेक्ट करती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले दृश्य में अडम और जेक को रानी के निवास स्थान पर लाया जाता है, जहां वे निजी तौर पर मिलते हैं। जेक खुलासा करता है कि उसके द्वारा पहले किए गए जियोस्कैन के अनुसार उसने पाया कि ग्रह मर रहा है और इसलिए भूकंप बार बार आ रहे हैं। अधिकतम ग्रह के पास 2 महीने हैं, इससे पहले कि यह आत्मविनाश कर दे। बाद में अडम को पूछताछ के लिए रानी के कक्ष में ले जाया जाता है। वह अपना परिचय देता है और बताता है कि वह पृथ्वी ग्रह से है। वह यह भी दावा करता है कि अटारिस के लोग पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 1000 साल पहले एक टेराफॉर्मिंग मिशन पर भेजा गया था। उन्होंने पहले 100 वर्षों तक अपनी खोजों की नियमित रूप से रिपोर्ट की, लेकिन उसके बाद सभी संचार बंद हो गए। पृथ्वी पर भी एक घातक युद्ध हुआ और इसलिए उन्होंने अटारिस पर अपने लोगों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ये सब सुनकर रानी हैरान होती है, लेकिन वह इसके दावे का समर्थन करती है, क्योंकि उनकी किवदंती में एक ग्रह पृथ्वी का उल्लेख है। जब दोनों बात करना जारी रखते हैं,
तो सर्वपद का विषय आता है। रानी सुमेरु बताती है कि लगातार भूपों के कारण लोग धर्म की ओर लौट गए और तब टक्सन सत्ता में आया। वह एक अत्यंत कुलीन परिवार से आती है और मानती थी कि वह रानी बनने के लिए नियत थी। हालांकि लोगों ने उसे नहीं चुना, इसलिए उसने पद अनुयायियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वह एक दिन अपने लिए सिंहासन ले। इसके जहां तक बड्डे नाग की बात है, वह कहीं से भी प्रकट हुआ रहस्योद्घाटन से अडम चौंक जाता है, लेकिन वह समझाने की कोशिश करता है कि ग्रह मर रहा है और सभी को तुरंत खाली कर देना चाहिए। लेकिन रानी किसी पुरुष की बात सुनना नहीं चाहती। इसके बजाय वह यह बताने लगती है कि अटारिस पर पुरुषों का वर्चस्व क्यों है। वह खुलासा करती है कि बहुत पहले पुरुषों ने एक बड़ी रोशनी की चमक उत्पन्न की जिससे बहुत से लोग मारे गए। उस दिन से महिलाओं ने भूमि पर नियंत्रण कर लिया और अगर कोई पुरुष अवज्ञाकारी पाया जाता है तो उसे मार देना पूरी तरह से कानूनी है। थोड़ी देर बाद रानी अडम को एक आदिम खदान की ओर ले जाती है जहां सभी पुरुष मजदूरों के रूप में काम कर रहे होते हैं। रानी के अनुसार पुरुषों का उपयोग या तो बलिदान के लिए किया जाता है या कभी भी प्रजनन के लिए किया जाता है। दृश्य अड्डम को घृणा से भर देता है, लेकिन जब वह कुख्यात पद सदस्य रानी के सभी गार्ड्स को मार देते हैं और अड्डम को पकड़ लेते हैं, दुर्भाग्यवश हताहतों में डबी शामिल है। जो आखिरी सांस लेती है उसका भाई विल उसकी मदद करने आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इस बीच अड्डम को टेक्सन के कक्ष में ले जाया जाता है जहां सर्प रानी उसे अपने कारण में शामिल होने के लिए कहती है। वह उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए भावुकता से उसे चूमती है, लेकिन अडम जो एक समझदार व्यक्ति है तुरंत अधिकार कर देता है। मैं एक अंतरिक्ष यात्री हूं, कोई मूर्ख नहीं। ये दो के बीच विवाद को जन्म देता है, लेकिन अडम को चोट लगने से पहले रानी जेक और विल गार्ड्स के रूप में भेस में उसे बचाने के लिए आते हैं। टेक्सन वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उसे एक ही पच में गिरा देती है और निकल जाती है सुरंगों के रास्ते बाहर निकलते हुए। अंतरिक्ष यात्री ग्रह की स्थिति पर चर्चा करते हैं और जेक खुलासा करता है कि उनके पास अनुमान से कम समय है। उनके हाल की गणनाओं के अनुसार अटारिस कुछ ही दिनों में विस्फोटित हो सकता है। रानी उनकी बातचीत सुनती है और अपना लॉकेट निकालती है जिसमें एक विशेष प्रकार का तत्व होता है। यह पता चलता है कि तत्व को द बर्न जोन नामक स्थान से निकाला जाता है, जो वही स्थान है जहां पृथ्वी से अंतरिक्ष यान 1000 साल पहले उतरा था। यह सुनकर अंतरिक्ष यात्री उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि अगर वे किसी तरह उस स्थान तक पहुंच सकते हैं और जहाज को फिर से चालू कर सकते हैं तो वे पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। रानी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार होती है और वे एक साथ बर्न जोन की ओर मार्च शुरू करते हैं। रास्ते में वे टेक्सन के गुड्डों से बचते हैं और कुछ पुरुषों को भी मुक्त करते हैं जो गुलामों के रूप में बंद थे। जब वे अत बाहर पहुंचते हैं, रानी सुमेरु अंतरिक्ष यात्रियों को बताती है कि उन्हें अभी भी किलोमीटर की यात्रा करनी है, क्योंकि बर्न जोन एक बड़े पहाड़ी के पीछे स्थित है। चुनौतियों के बावजूद और सर्प समूह उनके पीछे होने के बावजूद जेक और अडम अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लेते हैं। थोड़ी देर बाद अडम रानी को उनके साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि पृथ्वी पर वहां बहुत अधिक सुरक्षा है। हालांकि वह विनम्रता से मना करती है, यह दावा करते हुए कि वह लोगों पर शासन नहीं करती बल्कि उनकी सेवा करती है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि उसे उन्हें मरने देना चाहिए। तभी एक बड़ा भूकंप आता है जिससे समूह गिर जाता है। इससे जेक यह निष्कर्ष निकालता है कि ग्रह का आसन विनाश निकट आ रहा है। थोड़ी देर बाद समूह को एक व्यक्ति के कंकाल अवशेष मिलते हैं और जब जेक उसकी जांच करता है तो वह पता लगाता है कि वह व्यक्ति लगभग 900 साल पहले मरा था, उसी साल जब मनुष्य अटारिस पर आए थे। आगे की जांच में वह यह भी पता लगाता है कि उस क्षेत्र में एक सौर विस्फोट हुआ था और इसी कारण अधिकांश पुरुष मारे गए। यह सुनकर रानी महसूस करती है कि यह वही प्रकाश की चमक थी जो उनके पूर्वजों ने सदियों पहले देखी थी। चूंकि यह प्रकाश प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, पुरुष निर्दोष थे, इसलिए इन सभी वर्षों में उनका धर्म जो कहता था कि पुरुष खतरनाक और बुरे हैं, एक झूठ पर आधारित था। यह रहस्योद्घाटन रानी को बहुत प्रभावित करता है, लेकिन लड़के उसे चलते रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अगले दृश्य में समूह अत बर्न जोन के बाहर पहुंचता है, जो एक बड़ा अंतरिक्ष गोल दिखाई देता है। जेक और विलिजन को नियंत्रण कक्ष से फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं, जबकि अड्डम और रानी दूसरे कक्ष में जाकर नियंत्रण को इंजीनियर करते हैं। बहुत संघर्ष के बाद अंतरिक्ष यात्री ईजन को फिर से प्रज्वलित करने में सफल होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पक्सन और उसके गुड्डे भी आ जाते हैं। दोनों पार्टियों के बीच एक घातक लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन अडम उच्च तकनीक वाले गैजेट्स के साथ अधिकांश दुष्ट महिलाओं को उड़ा देता है। अब केवल टेक्सन बची है, लेकिन वह रानी को एक निष्पक्ष एक मुकाबले के लिए चुनौती देती है, जिसे बाद वाला स्वीकार कर लेता है। शुरुआत में दोनों समान रूप से मुकाबला करते हैं, लेकिन जल्द ही अपनी प्रभावशाली मुकाबला तकनीकों का उपयोग करके रानी बढ़त हासिल कर लेती है, यह महसूस करते हुए कि वह हारने वाली है। दुष्ट टेक्सन अपनी छुरी निकालती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक बार फिर रानी आसानी से उसे जवाब देती है। कुछ समय तक सर्व रानी को पीटने के बाद रानी उसे एक जनरेटर के खिलाफ फेंक देती है, जिससे उसे कट लग जाता है। फिर भी दृढ़ निश्चयी टेक्सन हार मानने को तैयार नहीं होती और वह रानी पर छुरी के साथ हमला करती है, लेकिन इस बार अडम उस पर गोली चलाता है और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। अंत में दिन का अत पुरुषों और बंदूकों की विजय होती है। हेल यह आमेन भाई।